जी, राधे राधे सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा अपना सेक्शन 7 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, हम लोगों ने शेड्यूल 1 पढ़ा। हमारा जो पेंडिंग पार्ट था शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, वो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। सेकंड, इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट और जो भी पीडीएफ में यूज करने वाला हूँ वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसका लिंक जो मैं अपने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को फटाफट रिवाइज करते हैं। शेड्यूल 2 क्या कहता है? शेड्यूल 2 कहता है कि जहां पे कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई। सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई तो हो गई है, लेकिन अब हम लोगों को ये शेड्यूल 2 बताएगा उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। तो हम वन बाय वन सारी की सारी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी आती है आपकी रिलेटेड टू ट्रांसफर, मतलब कि आपने कोई भी ट्रांसफर टाइटल इन गुड किया है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, या फिर आपने अगर राइट ट्रांसफर किया है किसी भी गुड्स के अगेंस्ट में तो फिर वो सर्विसेज माना जाएगा। या फिर नेक्स्ट होता है अपने, अगर आपने क्या करा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स किया है, वो भी आप कब करने वाले हो, किसी भी फ्यूचर डेट पे, कब अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसीडरेशन एज एग्रीड। मतलब कि जैसे हायर परचेज के केस में आप लोग क्या करते हो, हायर परचेज के केस में आप फ्यूचर डेट पे क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो टाइटल, जब आपको पूरी की पूरी पेमेंट या कंसीडरेशन मिल जाती है तो उसको भी हम क्या माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कि आप लीज पे दे रहे हो, टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस दे रहे हो किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप लीज और लाइटिंग आउट कर रहे हो कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो बिल्डिंग को कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब कि आप किसी भी गुड्स के अगेंस्ट में, किसी भी अनदर पर्सन के गुड्स के ऊपर क्या कर रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। लेट्स सपोज आपको मैंने गाड़ी दी और आप उसमें डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो, या फिर आपको मैंने कोई भी क्लॉथ दिया आप उस पर डाइंग कर रहे हो, तो ये एक तरीके से आप ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हो किसके, किसी के अनदर पर्सन गुड्स के ऊपर। उसके बाद आता है रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के एसेट्स को, अपने बिजनेस के गुड्स को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के गुड्स को क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो इन प्राइवेट यूज, मतलब कि आप क्या ले जा रहे हो, अपने प्राइवेट यूज के लिए उसको यूज करने के लिए लेके जा रहे हो, ठीक है, वो भी टेम्परेरी, तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आता है अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन था जो कि अब क्या हो गया, सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गया है। मतलब कि अगर आप क्या थे, टैक्सेबल पर्सन थे, लेकिन आप क्या हो गया, आपने कैंसिल करा दिया रजिस्ट्रेशन, या फिर किसी भी तरीके से क्या हुआ, आप अब सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गए हो, तो आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट पड़ी थी उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ठीक है। इसकी एक्सेप्शन है अगर आप वो बिजनेस क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, और अगर आपका लीगल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव क्या है, क्या कर रहा है, बिजनेस को कैरी कर रहा है। इन दोनों केस में क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा। बाकी के केस में अगर आप सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गए हो तो आपकी एसेट जितनी भी पड़ी थी बिजनेस में वो क्या मान ली जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे ये 6 पैरा बोलता है कि जितने भी आपकी इसमें सर्विसेज, जितने भी आपके इसमें ट्रांजैक्शन दे रहे हैं वो सारे के सारे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। सबसे पहले आता है रेंटिंग ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है आपने कंस्ट्रक्ट कराया कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और आप क्या करने वाले हो, उसे सेल करने वाले हो। तो आप उसे जब सेल करने वाले हो और आपको क्या है, सारी की सारी कंसीडरेशन कब मिली है, आफ्टर कंप्लीशन या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद अगर आपको सारी की सारी कंसीडरेशन मिली है तो उस केस में ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में फॉल कर दिया जाता है। अगर आपको कोई भी कंसीडरेशन क्या मिली है, बिफोर मिली है फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर से, तो उस केस में ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है कि आर्किटेक्ट, चार्टेड और
लाइसेंस सर्वेयर देते हैं। उसके बाद आता है अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हो, परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आप लोगों ने अपनी ट्रेडमार्क, पेटेंट या क्या करा है, किसी को टेम्परेरी यूज के लिए क्या करा है, यूज करने के लिए दिया है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। या फिर आपने क्या करा, आईटी सॉफ्टवेयर किसी के लिए अपग्रेड किया है, डिजाइन करा है, कस्टमाइज किया है, प्रोग्राम किया है, तो वो भी क्या माना जाएगा, एक तरीके से सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या फिर agreeing to an obligation to refrain from an act or tolerate an act or situation or to do an act, मतलब कि आपने क्या करा है, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पर्सन के किसको एक्शन को टॉलरेट किया है जो कि आपका पहले से एग्रीड था, ठीक है। आपने क्या करा था, किसी भी पर्सन के साथ एग्रीमेंट में किया था कि आप क्या ये काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको पेनल्टी लगाऊंगा, या फिर कोई भी आपके इस एक्ट को टॉलरेट करने के लिए आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, तो उस केस में भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ एनी गुड्स, अगर आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी गुड्स का तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एडिशनली हमें दो सर्विसेज और दे रखी हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सर्विस। आपको पता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेवोकेशन, अल्टरेशन ऑफ, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो किस पे होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होनी चाहिए, जब ये क्या माना जाएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और सिमिलरली नेक्स्ट आता है हमारा कि आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट, क्या कौन सी रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो किसके अगेंस्ट में, कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, तो भी क्या माना जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। इसी के साथ हमारा शेड्यूल 2 का जो ट्रांजैक्शन था वो यहीं से था। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर दे रखे हैं, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि शिवाजी ने सेल करे रेडीमेड गारमेंट, तो ये क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है। ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर, तो ये भी आपको मैंने बताया क्या, फ्यूचर डेट पे क्या होने वाली है इसकी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल होने वाला है, तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो गए। ऑप्टिमम मैन्युफैक्चर सप्लाई टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो गए। और नेक्स्ट होता है हमारा क्या, नेक्स्ट होता है कि अगर आपने बिजनेस क्या करा, वाइंड अप कर दिया और जितने भी गुड्स आपके रह गए थे बिजनेस में, उसे क्या माना जाएगा, डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा, और वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड इन्होंने बोला कि अगर आपने मशीनरी रेंट पे दी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आपने लैंड लीज पे दी है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपने सोप लेट आउट करी है तो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट डाइंग हाउस ने अपने क्लॉथ पे क्या करी है, डाइंग की सर्विसेज किसी को दी है तो उसे जॉब वर्क सर्विसेज माना जाता है, और वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अ पर्सन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वुडन फर्नीचर, उसने क्या करा, वन चेयर मैन्युफैक्चर की और अपने क्या करा, हाउस में यूज कर ली, तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर बिजनेस आपने ट्रांसफर कर दिया एज अ गोइंग कंसर्न तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। या फिर आपका क्या है, बिजनेस लीगल रिप्रेजेंटेटिव संभाल रहा है तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर रेंट किया आपने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या फिर आपने क्या करा, रिलीजियस प्लेस रेंट पे दिया तो भी, और उसके केस में अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेंट पे दिया तो वो भी, और उसके बाद अगर आपने परमिट किया है इमोल प्रॉपर्टी का राइट किसी को तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या है, नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल या टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट या फिर सॉफ्टवेयर आपने या फिर मशीनरी हायर पे दिए, तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज के, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या होता है, सब शेड्यूल 2 कवर होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 क्या बताता है, शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, वो ये बताएगा ये ट्रांजैक्शन ना तो क्या माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है क्या, इन द कोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो क्या माने जाएंगे, वो ना तो गुड्स माने जाएंगे ना ही सर्विसेज माने जाएंगे, मतलब कि वो सप्लाई से ही जीएसटी के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसमें नॉन कॉम्पीट फीस, अगर नॉन कॉम्पीट फीस मिलती है किसको, एम्प्लॉय को, नॉन कॉम्पीट फीस के अगेंस्ट में कोई भी क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो उसे जीएसटी में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। डायरेक्टर हम लोग अभी नीचे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है, आपको पता है कोई भी एक्ट ट्राइब्यूनल क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं और उसके अगेंस्ट में फीस मिलती है कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। तो आपको पता है अगर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब भी ऐड होते हैं,
ठीक है, तो वो क्या उनकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है, आपको पता है इसके अंदर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है तो जीएसटी आ जाता है। उसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन की सर्विसेज भी है तो भी उसे क्या माना जाएगा, जीएसटी से बाहर माना जाता है। उसके बाद आता है अगर क्या कर रहे हैं कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पंचायत, ठीक है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी या मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी क्या कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिल रही है, रेमुनरेशन या फीस मिल रही है, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर होगा, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आता है अगर कोई भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि पोस्ट क्या उसे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने इन और उसी कैपेसिटी में वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगर कोई भी चेयरमैन है, कोई भी चेयरपर्सन है या फिर मेंबर है या डायरेक्टर है, कोई भी बॉडी का जो भी एस्टेब्लिश करी है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने, तो भी वो क्या माना जाएगा, शेड्यूल 3 के अंदर माना जाएगा। क्योंकि उस केस में वो इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लोज। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ बोलता है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल, ठीक है, सेमेटोरियन और ये सारी की सारी मोर्चरी, ये सारी की सारी ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, ये सारी की सारी सर्विसेज भी शेड्यूल 3 में आ जाती हैं और इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हमारा आता है सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग बट सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था पैराग्राफ 5, जिसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पढ़ा था अगर सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ लैंड पे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के केस में जीएसटी आ जाएगा अगर आपने क्या करा है, कुछ भी पैसा अगर आपने लिया है, कब, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर अर्लियर से पहले, तो आप क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया जाएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। अदरवाइज अगर आपने एंटायर जो कंसिडरेशन है वो कब लिया है, आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर अर्लियर के बाद में, तो आपका क्या होगा, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल क्लेम। आपको पता है एक्शनेबल क्लेम क्या है, शेड्यूल 3 में आते हैं, बट क्या होता है, आप लोगों ने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया था, तो यहाँ पे भी उसी सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया, बट क्या करा है, कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर, मतलब कि आता है कौन से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्सेस, लॉटरी और ऑनलाइन गेमिंग, ये सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लग जाता है, और बाकी इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम जो भी हैं वो कहाँ जाते हैं, वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगर आपने कोई भी क्या करें, सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, मतलब कि आप और कहां से किया है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई गुड्स मंगाया है, लेकिन आपने इंडिया के अंदर गुड्स आने से आप लोगों ने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उस डेफिनेशन में जहां तक इंडिया है, उस इंडिया के अंदर आने के पहले आपने क्या कर दिया है, गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया है, वो गुड्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिया। कहां सेल कर दिया है, अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, बट विदाउट एंटरिंग इन इंडिया, तो भी वो क्या माना जाएगा, शेड्यूल 3 में कवर माना जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब कि जैसे सपोज करो आप इंडिया में हो और आपने यहाँ से कस्टमर ए से सब क्या करें, गुड्स परचेज करें, और आपने क्या करें, विदाउट एंटरिंग इन इंडिया क्या करें, वहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई कर दें, तो वो क्या माना जाएगा, शेड्यूल 3 में कवर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर, वो कहता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स क्या करें, इंपोर्ट किए हैं, आपने गुड्स कोई भी इंपोर्ट करें और वेयर हाउस में पड़े हैं, आप लोगों ने बिफोर क्लियरिंग फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सॉरी आपने क्या करें, बिफोर क्लियरेंस ऑफ फॉर होम कंजम्पशन से पहले क्या करें, उसका टाइटल क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है किसी को, ठीक है, या सप्लाई कर दिए, तो वो क्या माना जाएगा, शेड्यूल 3 के अंदर कवर माना जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में भी होम कंजम्पशन के लिए क्या नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, क्योंकि उस पर क्या नहीं हुई होगी, अभी तक इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं हुई होगी, तो उससे पहले आपने क्या कर दिए, सप्लाई कर दिए या फिर टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो उसे शेड्यूल 3 में मान लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 8,
टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। आप लोगों को पता है कंपोजिट सप्लाई कौन सी सप्लाईज होती हैं? कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई होती हैं जो कि आप लोग क्या करते हो, इन कंजक्शन विद ईच अदर बेचते हो, वो भी और भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, जैसे कि आप लैपटॉप के साथ चार्जर बेचते हो या फिर ऐसी कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस जिसमें आप एक सप्लाई के साथ दूसरी सप्लाई भी क्या करते हो, नेचुरली बंडल्ड करके देते हो, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा। मिक्स सप्लाई होता है कि आप लोगों ने क्या करा है, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई जो कि इंडिविजुअल भी बेची जा सकती थी, तो आप लोगों ने क्या करा है, उन सप्लाई को क्या करा है एक सिंगल प्राइस पे बंडल करके बेच दिया है। ठीक है, सिंगल करके बंडल करके बेच दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, मिक्स सप्लाई कहते हैं। और हम लोग एक बार यहाँ से देख लेते हैं क्या कंपोजिट सप्लाई होती है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or any combination thereof naturally bundled and supply in conjunction with each other in ordinary course of business। ठीक है, और one of which is principal supply। जैसे कि आप सपोज करो, आप क्या करते हो, आप लोगों ने क्या करा है कि किसी से क्या करा है, गुड्स सेल किए किसी को, और आप लोगों ने उससे बोला है कि भाई हम तेरे को अब तेरी फैक्ट्री तक गुड्स पहुंचाकर देंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया आपका वो भी क्या हो गया, एक तरीके से उसके अंदर नेचुरली बंडल्ड हो गया, मतलब कि आप नेचुरली बंडल आप उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो गुड्स क्या हो गए, इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई होगी, और आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो ले रहे हैं वो क्या हो गए, एक तरीके से क्या हो गया, एंसेलरी सर्विसेज हो गई। तो इन्हें भी क्या कह सकते हैं हम लोग, कंपोजिट सप्लाई कह सकते हैं। या फिर आप लोग लैपटॉप के साथ चार्जर या मोबाइल के साथ चार्जर बेचते हैं, या फिर और भी सर्विसेज जो कि क्या है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक दूसरे के साथ नेचुरली बंडल्ड होके दी जाती हैं, लेकिन उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है। ठीक है, और ये सप्लाईज क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं ईच अदर, और जो सप्लाई मानी जाएगी उस केस में माना जाएगा कि प्रिंसिपल सप्लाई ही हमने सप्लाई करी है, और जो रेट मिलेगा, जो रेट हम लोग लगाएंगे सप्लाई का, वो लगाएंगे प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली अगर मिक्स सप्लाई को हम लोग देखें तो ये क्या है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। ये याद रखना है यहाँ पे कि मिक्स सप्लाई के लिए आपको एक सिंगल प्राइस पे बेचना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेयर सच सप्लाई इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज कंपोजिट सप्लाई, मतलब कि वो सप्लाई अगर क्या नहीं है, कंपोजिट सप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इंडिविजुअल सप्लाई यार इंडिपेंडेंट होती है यहाँ पे ईच अदर, और जो रेट लगेगा, रेट वो लगेगा अगर आपने मल्टीपल गुड्स या सर्विसेज बेचे हैं, क्या करें, इंडिविजुअल मल्टीपल गुड्स और सर्विसेज बेचे हैं क्या सिंगल प्राइस पे, तो जो जिस गुड्स और सर्विस पे हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन भी गुड्स के साथ दे रहे हो, तो ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, और गुड्स क्या हो जाएगा हमारा, सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा, और यही सप्लाई का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में आप लोगों ने क्या करे, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई दी है, सपोज करो आपने पूरा का पूरा गिफ्ट पैक 1000 रुपीज में दिया है, सिंगल प्राइस में देना है, और इस पे अगर रेट जो आप लोग एप्लीकेबल करोगे वो देखोगे आप लोग इन सारे के सारे प्रोडक्ट पे जो भी हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होता है, अगर 28 है तो 28 वही रेट लग जाएगा जीएसटी का, और उसी पे आप लोगों को जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, इसी के साथ हमारा सेक्शन 8 भी कवर हो जाता है, और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 और सेक्शन 8। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे डालना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेटेस्ट कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।